Very good afternoon, everyone. Welcome to The Thought Tree. We are here with The Hindu analysis for today, that is 17 Feb 2022. Our prelims question of the day is, with reference to India, consider these sites, namely Didwana, Kuchaman, Sargol and Khatu. These are the names of what? You have four options: glaciers, mangrove areas, Ramsar sites और saline lakes. ओके तो आपको ये बताना है कि ये जो चार साइट्स हैं ये इंडिया में किस चीज के लिए फेमस है ना. एंड दिस इज दिस ईयर्स प्रीलिम्स क्वेश्चन ओनली. ग्लेशियर्स, मैनग्रोव, रामसर साइट एंड सलाइन लेक. अगर आपको नहीं भी पता, वेरी कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन, आप आंसर कर सकते हो. ओके आपने क्योंकि इनमें से कोई एक नाम तो पक्का सुना होगा. आप सबको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. ओके now there is a news on editorial page, a case for more federal judiciary. See, इंडिया, यहाँ पर जो ऑथर ने लिखा है, ऑथर ने ये बोला है कि हमको और फेडरल जुडिशरी की जरूरत है. जुडिशरी क्या है? The system which provides us justice, right? So India is a union of states. Supreme Court has held that the federalist nature of our country is part and parcel of the basic structure. हमारे कंट्री का जो फेडरल नेचर है वो बेसिक स्ट्रक्चर है. यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कौन से केस में दिया था? केशवानंद भारती केस में. तो ऑथर इज सेइंग कि फेडरल नेचर जो है वो हमारी कंट्री का, या यूं कहें कॉन्स्टिट्यूशन का, एक बेसिक स्ट्रक्चर है. तो जब वो बेसिक स्ट्रक्चर है तो वी कैन नॉट डिनाई दैट वी नीड अ फेडरल जुडिशरी. जुडिशरी में भी हमको फेडरलिज्म देखने को मिलना चाहिए. यानी जुडिशरी में सब कुछ सुप्रीम कोर्ट सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए. वी हैव एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी. वी हैव सुप्रीम कोर्ट, वी हैव हाई कोर्ट्स, है ना. सो ऑथर इज बेसिकली सेइंग दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये नहीं है कि इंडिया यूनिटरी है या स्टेट्स जो है वो सबऑर्डिनेट है. स्टेट्स भी सेम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हेल्ड करते हैं. इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट द फेडरलिस्ट नेचर ऑफ आवर कंट्री इज पार्ट एंड पार्सल, वेरी मच इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. An integral requirement of a federal state is that there be a federal judicial system which interprets the constitution and adjudicates upon the rights of the federal units. अब यहाँ पर ऑथर ने एक पैराग्राफ में ये समझाने की कोशिश की है कि किसी भी कंट्री में जब आप फेडरलिज्म को कोर कंसेप्ट मानते हो, फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर मानते हो, तो फेडरलिज्म क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर विद चेक्स एंड बैलेंसेस. ऐसा नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स की तरह नहीं है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन में जो इंटरवीन नहीं कर रहा, जुडिशरी एक किसी और काम में इंटरवीन नहीं कर रही है ना. वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर बट वी हैव चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रोविजन एज वेल, है ना. वी हैव प्रोविजन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. तो जब चेक्स एंड बैलेंसेस हमारे पास हैं, तो चेक्स एंड बैलेंसेस का क्या मतलब है? एक ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का, वो दूसरे ऑर्गन के काम को चेक कर रहा है कि वेदर दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट. सो इंटीग्रल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फेडरल स्टेट इज, ऑथर कह रहे हैं कि अगर हमको ओवरऑल इंडिया को फेडरल स्टेट बनाना है तो सिर्फ लेजिस्लेशन में या पार्लियामेंट में ही फेडरलिज्म की जरूरत नहीं है, जुडिशरी में भी है. दैट देयर बी अ फेडरल जुडिशियल सिस्टम. फेडरल है यानी सुप्रीम कोर्ट भी उसके लिए काम करे, हाई कोर्ट भी काम करे, है ना. which interprets the constitution and adjudicates upon the rights of federal units. जो अलग अलग फेडरल यूनिट्स हैं, लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, तो इन सबके जो अपने अपने राइट्स हैं उन पे एडजुडिकेट कौन करेगा? कौन डिसाइड करेगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में है और क्या कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है? जुडिशरी करेगी. तो जुडिशरी का सबसे स्ट्रांग होना, सबसे क्लीन होना, सबसे सेंट्रलाइज ना होके फेडरलाइज होना, है ना, फेडरलिज्म का सेंटर होना जरूरी है. देन इक्वालिटी ऑफ पावर की यहाँ पर एक बात की गई है एडिटोरियल में कि हाई कोर्ट के जजेस को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वल पावर दी है इन रेफरेंस टू व्हाट? इक्वालिटी ऑफ पावर. हाई कोर्ट जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, with high court judges not being subordinate to a supreme court judge. यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं कि जो हमारे हाई कोर्ट के जज हैं, हमारी जो जुडिशरी है ना, उसमें अलग अलग लेवल्स हैं, डिवाइडेड है. लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इंडियन जुडिशरी इज एन इंटीग्रेटेड. सुप्रीम कोर्ट ऊपर है इसका मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट उससे सबऑर्डिनेट है. इट इज जस्ट डिविजन, ठीक है, फॉर बेटर जस्टिस गिविंग पर्पस, फॉर एडमिनिस्ट्रिंग पर्पस, कि स्टेट लेवल पर एक कोर्ट है, सेंट्रल लेवल पर एक है ना, पूरे सारे इंडिया का एक है.
सो वो सिर्फ हमने एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से, थोड़ा डिसेंट्रलाइज करने के पर्पस से बनाया है, अदरवाइज आवर जुडिशरी इज इंटीग्रेटेड। हाई कोर्ट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सुप्रीम कोर्ट, है ना। सो इक्वालिटी ऑफ पावर की यहाँ बात की गई है कि हाई कोर्ट जजेस के पास भी इक्वालिटी है एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस के पास भी इक्वालिटी है, यानी हाई कोर्ट जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट जजेस के सबऑर्डिनेट नहीं है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। बस एक अगर हम केस देखें कि जो एपिलेट जुरिस्डिक्शन होता है, एपिलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है, अपील आप कहाँ कर सकते हो, जैसे स्पेशल लीव पिटीशंस होती हैं, है ना। एपिलेट जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर है, सुपीरियर टू हाई कोर्ट ओनली इन एपिलेट केसेस। आप फाइनल अपील कहाँ करोगे, सुप्रीम कोर्ट में ही करोगे, तो वो उस सेंस में सुपीरियर है। लेकिन एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अबव द हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इज सबऑर्डिनेट। वी हैव एन इंटीग्रेटेड सिस्टम कि हम इससे अगर नहीं कोर्ट में सेटिस्फाइड है किसी जजमेंट से, तो वी कैन मूव ऑन टू अ हायर कोर्ट, देन हायर कोर्ट। तो वी हैव द प्रॉपर मैकेनिज्म एंड सिस्टम, बट वी नीड टू एंश्योर डिसेंट्रलाइजेशन एंड मोर फेडरल judiciary. This is the importance which is highlighted. Need to avoid centralization in judiciary. So the author has highlighted कि judiciary में भी हमको centralization avoid करना है। कैसे, हमको ये realize करने की जरूरत है कि high court is not subordinate टू सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब ये सब इंटीग्रेटेड सिस्टम है, हमको इन सबको इक्वल पावर देनी है, इक्वल केसेस देने हैं और उनका इक्वल से है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, राइट। देन वी हैव नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन्स को हमने क्रिप्टो करेंसी के सेक्शन में अपने प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ना, तो ये आप देख सकते हैं पुराने क्लासेस में। देन इंडिया लैक्स इन सोलर वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब एक ये नई चीज निकल के आ रही है, जब हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी नहीं थी तो हमने सोलर प्लांट्स एस्टेब्लिश किए, सोलर एनर्जी की तरफ हम गए क्योंकि इंडिया में काफी पोटेंशियल है सोलर एनर्जी का, है ना। इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है, पेनिनसुलर रीजन कौन से उसमें आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में से पास होती है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच का जो रीजन है उसमें से आता है, तो पेनिनसुलर एरिया ट्रॉपिकल एरिया में आता है। काफी सनलाइट है हमारे पास, ओके, काफी सनलाइट है। एक तो सोलर का हमारे पास काफी पोटेंशियल है, दूसरा विंड एनर्जी का भी है। खासकर जो ऐसे स्टेट्स हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं, विंड एनर्जी का पोटेंशियल हमारे पास काफी है। सबसे ज्यादा अगर आज की तारीख में हम बात करें, आपको अगर कहीं लिखना भी हो तो इंडिया में विंड एनर्जी का जो पोटेंशियल है वो तमिलनाडु में है, और सबसे ज्यादा रीप भी तमिलनाडु ने ही किया है। तमिलनाडु की कुछ जगह हैं जहाँ पे विंड मिल्स काफी इंस्टॉल की गई हैं और उससे काफी विंड एनर्जी को कन्वर्ट किया गया है, यूटिलाइज किया गया। बाकी गुजरात में भी है, कोस्टल एरियाज में भी है, तो विंड एनर्जी का भी काफी। अभी हम सोलर की अगर बात करें तो हमने डेवलप तो कर ली टेक्नोलॉजी, अब दिक्कत ये आ रही है कि सोलर पावर प्लांट्स की जो पैनल्स होते हैं उनकी लाइफ जनरली 25 ईयर्स होती है, और दिक्कत ये आ रही है कि अब उसको डिस्पोज करने का, उस वेस्ट को मैनेज करने का हमारे पास तरीका नहीं है। जब हमको डेवलप करना था हमने डेवलप करने पे फोकस किया, अब उसको मैनेज करने की दिक्कत आ रही है कि सोलर वेस्ट मैनेजमेंट का इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसको अब हमको डेवलप करना है कि हमने इतने पैनल्स तो बना लिए, है ना, हम सोलर एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं और उससे फोटोवोल्टेइक सेल्स जिनको बोलते हैं, क्या टेक्नोलॉजी बोलते हैं, फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी, जो उस सन एनर्जी को कन्वर्ट करती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिसिटी में जब हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, हमने पैनल्स बना लिए, पैनल्स पे सब्सिडी दे दी, ठीक है, फार्मर्स को पीएम कुसुम स्कीम के थ्रू प्रमोट किया कि वो भी अपने सोलर पावर प्लांट्स पैनल्स एस्टैब्लिश करें, तो ये सब हमने कर दिया। लेकिन अब उससे इतनी क्वांटिटी बढ़ गई है सोलर पैनल्स की, जब वो एक्सपायर भी हो रहे हैं तो हमको उनको डिस्पोज करने का मैकेनिज्म नहीं है। सो दैट इज व्हाट इज हाईलाइटेड हियर। यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है IREA का, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन। ये ग्लोबल लेवल पे रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए काम करती है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन हैज एस्टिमेटेड दैट द ग्लोबल फोटोवोल्टेइक सोलर पावर जो पैनल्स होते हैं, है ना, ये सन की एनर्जी को जो कन्वर्ट करते हैं इस टेक्नोलॉजी के, इसमें जो सेल्स लगे हुए होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं फोटोवोल्टेइक सेल्स। फोटोवोल्टेइक सेल्स, ये नाम याद रखना, फोटोवोल्टेइक सेल्स। तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन ने ये एस्टिमेट किया है दैट द ग्लोबल फोटोवोल्टेइक वेस्ट, यानी सोलर प्लांट्स का, सोलर पैनल्स का जो वेस्ट है, इट विल टच 78 मिलियन टन्स। किसको कहते हैं, 78 मिलियन टन्स बाय 2050। अब आप देख सकते हो कि जब रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत थी, एवरीवन वाज एम्फसाइजिंग अपॉन कि रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करो, ओके। अब जब डेवलप हो गई है तो नई दिक्कत आ गई। सो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये इवॉल्व होती रहेगी, राइट, इवॉल्विंग नेचर है,
प्रॉब्लम्स का। अगर कोई टेक्नोलॉजी हम डेवलप करते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आती है अगर सोल्यूशन आता है तो। अब सोलर पैनल हमने डिस्कवर किए, यूज किया, उसके पोटेंशियल को हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया, एनर्जी उससे प्रोड्यूस की, तो अब दिक्कत क्या आ रही है कि अब उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करें, है? और इस रिपोर्ट ने कहा है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है 78 मिलियन जो इतना इकट्ठा होगा, इसमें इंडिया का इंडिया वुड बी अमंग दी 5 कंट्रीब्यूटर्स। जो टॉप 5 कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज होंगी वो इसमें इस वेस्ट में कंट्रीब्यूट करेंगी। अब एक तरफ से देखो तो ये अच्छा है, इसका मतलब इंडिया ने सोलर पैनल्स इतने एस्टेब्लिश किए, सोलर एनर्जी को इतना यूज किया, है ना। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो आने वाले टाइम पे इसके वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए इंडिया पे प्रेशर है कि वो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या स्कीम डेवलप करे। सो आने वाले टाइम पे यू कैन एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट इसके लिए भी कोई स्कीम लेकर आएगी। अब यहाँ पर एक चीज हाईलाइट की गई है कि इंडिया करंटली कंसिडर्स सोलर वेस्ट एज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अभी क्या है, अभी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का जो मैकेनिज्म है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है, ये आपके एनवायरमेंट का भी टॉपिक है। पॉल्यूशन में अलग अलग वेस्ट के कैटेगराइजेशन है, तो आप जब एनवायरमेंट पढ़ो तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉल्यूशन भी पढ़ना है, ठीक है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि अभी इंडिया सोलर पावर प्लांट से जो वेस्ट हो रहा है उसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मानता है, और उसका कोई अलग से स्कीम नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए स्कीम है उसी के तहत इसको डिस्पोज करता है। इंडिया करंटली कंसिडर्स सोलर वेस्ट एज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड डज नॉट अकाउंट फॉर इट सेपरेटली। अलग से कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया है डिस्पोज करने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का ही पार्ट मानते हैं। सो ये एक आर्टिकल था। देन वी हैव न्यूज कि इक्विटेबल एनर्जी एक्सेस की आज हमारे पास बहुत नीड है। इक्विटेबल एनर्जी एक्सेस, एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, यू हैव रिसोर्सेज लेकिन लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो हमने रिन्यूएबल एनर्जी तो डेवलप कर ली, लेकिन अब वो एक्सेसिबल भी होनी चाहिए ना, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, क्या कुछ काम किया है गवर्नमेंट ने? तो गवर्नमेंट ने ये काम किया है, उज्ज्वला योजना। एक तो उज्ज्वला योजना आप सबने पढ़ी होगी। उज्ज्वला योजना में क्या था, क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड कराया बीपीएल फैमिलीज को जो अफोर्ड नहीं कर सकती। देन पीएम कुसुम स्कीम, फार्मर्स टू यूज सोलर पैनल्स। अभी हमने अपने एडिटोरियल वाले डिस्कशन में भी डिस्कस किया कि फार्मर्स को भी प्रमोट किया कि आप सोलर पैनल्स को लगाओ अपने खेतों में, यूज करो और उससे जो है वो आप अपनी मशीन्स चलाओ, ठीक है। तो पीएम कुसुम स्कीम क्या है, फार्मर्स टू यूज सोलर पैनल्स। फार्मर्स को इंसेंटिवाइज किया गया कि वो सोलर पैनल्स यूज करें। देन एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ओके, सो ये क्या है, ये सारे अटेम्प्ट किस लिए किए गए, इक्विटेबल एनर्जी एक्सेस। एनर्जी आप शिफ्ट तो कर रहे हो कि नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल पे हमको जाना है, लेकिन वो जो शिफ्ट है वो इक्विटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन का कुछ ही परसेंटेज पीपल ऐसे हैं जो अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो एक्सेस कर पा रहे हैं उस बेनिफिट को, तो बाकी तो अभी भी नॉन रिन्यूएबल पर डिपेंडेंट है ना। तो क्या मतलब फिर एनर्जी को डेवलप करने का या टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का? कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप डेवलप कर रहे हो तो उसका फायदा परकोलेट होना चाहिए, ट्रिकल डाउन उसका इफेक्ट होना चाहिए ना, टू द लोएस्ट स्ट्रेटा वो पहुंचना चाहिए। जैसे गांधी जी ने कहा था कि अगर आपको ये देखना है, किसी भी स्कीम के बारे में आपको जज करना है कि ये फायदेमंद है या नहीं, या ये लानी चाहिए या नहीं, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका जो गांधी जी कहते थे वो ये है कि आप ये देखो कि क्या ये देश के सबसे पुअर इंसान को फायदा करेगी, अगर करेगी तो इसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। ये गांधी जी का कहना था। तो आप अगर कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हो तो आपको ये देखना है क्या ये गरीब इंसान को, जो मोस्ट नीडी है, जो लोएस्ट स्ट्रेटा है, उसको क्या बेनिफिट देगी। तो हमको ऐसी और स्कीम्स लाने की जरूरत है जिससे हमने टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर ली, कहने को वी आर शिफ्टिंग ऑन टू रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन आज भी रिमोट एरियाज ऐसे हैं इंडिया में जहां पर लकड़ी, वुड इज यूज्ड, कोल इज यूज्ड। कोल पे कितना प्रेशर हो गया, कोल बचा ही नहीं है बिल्कुल, राजस्थान में तो बहुत बुरी हालत है ना। सो उज्ज्वला योजना है जैसे, देन पीएम कुसुम है, एलईडी बल्ब हैं, ये सब क्या अटेम्प्ट है, एलईडी भी शिफ्ट कर रहा है ना, जो एम्बर लाइट होती है उससे शिफ्ट कर रहे हैं हम एलईडी पे। अच्छा, इस पे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है इस साल, तो आप ये इग्नोर नहीं करना। रियल लाइफ में भी जो सीख सकते हो सीखो, क्योंकि जो स्ट्रीट लाइट्स हम सड़क पे देखते हैं ना,
उस पे इसी साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है कि एम्बर लाइट में ज्यादा 360 डिग्री फैल पाती है या एलईडी फैल पाती है ना, कौन सी यूजफुल ज्यादा होती है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था, कौन सी ज्यादा कलर्स में बनाई जा सकती है। तो ये बहुत कॉमन सेंसिकल भी था, अटेम्प्ट करा जा सकता था, दिखने में डिफिकल्ट लगता है। तो आपकी डेली ऑब्जर्वेशन भी शार्प होनी चाहिए आपको अगर आईएएस बनना है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आप पढ़ के ही कुछ कर पाओगे, डेली ऑब्जर्वेशन आप लाइफ से सीखो, सराउंडिंग से सीखो, एनवायरमेंट से सीखो अपने, ठीक है। तो इक्विटेबल एनर्जी पे हमको फोकस करना है। आप मेंस में भी ये लिख सकते हो जब भी आप एनर्जी के बारे में लिखो, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल, कि हम जो भी टेक्नोलॉजी शिफ्ट करें उसमें वी नीड टू एंश्योर इक्विटेबल एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी। ओके, नाउ दिस न्यूज, अभी तक की तीसरी वुमेन और यूएस की फर्स्ट वुमेन बनी है एक वुमेन जिनको एचआईवी क्योर, एचआईवी क्योरेबल नहीं माना जाता था पहले, है ना, एचआईवी से बचा लिया गया है, क्योर कर लिया गया है यूजिंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। तो उनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए लिखा भी नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये टेक्नोलॉजी है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। अब देखो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन आपके एनवायरनमेंट में भी आएगा, साइंस टेक का भी पार्ट है, साइंस टेक में भी आएगा, तो आप वहां डिटेल में पढ़ोगे। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली क्या होता है, स्टेम सेल क्या होता है, इनके पास इनडेफिनेट पावर होती है डिवाइड होने की और नए नए सेल्स फॉर्म करने की। ये किसी भी फंक्शन के सेल बना सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए बनाएंगे। स्टेम सेल्स जो है, स्टेम सेल्स ये ट्रेजर है ह्यूमन बॉडी का, ये कोई सा भी बॉडी कोई भी ऑर्गन का सेल बना सकते हैं, किसी एनी काइंड ऑफ सेल। तो स्टेम सेल बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाते हैं, इनडेफिनेट डिवीजन, ऐसा नहीं है कि 2 बार डिवाइड हो सकते हैं, 3 बार हो सकते हैं, 4 बार हो सकते हैं, इनडेफिनेट डिवीजन होता है। तो स्टेम सेल रिप्लेसमेंट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन से कैसे क्योर किया, जिन सेल्स को एचआईवी ने अफेक्ट किया होगा, जो सेल्स आपके डैमेज हो जाते हैं किसी भी डिजीज की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, उन सेल्स को स्टेम सेल रिप्लेस कर लेता है, ठीक है, उन सेल्स को। इसलिए कई लोग स्टेम सेल डोनेशन भी करवाते हैं, आपने देखा होगा। स्टेम सेल कैंसर में भी बहुत यूजफुल होता है स्टेम सेल, तो जब आप बायो पढ़ोगे साइंस टेक में उसमें भी आएगा, बहुत रिसेंट टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं। तो आप सोच सकते हो जब एचआईवी क्योरेबल नहीं माना जाता था, अब एचआईवी से भी लोगों को स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन से बचाया जा रहा है। तो स्टेम सेल क्या है, वो सेल्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गन में किसी भी फॉर्म में डेवलप हो सकते हैं। आप उनको हार्ट में इम्प्लांट करना चाहो, चाहे आप उसको किसी और ऑर्गन का पार्ट बनाना चाहो, और इनडेफिनेट डिवीजन होता है इनका, है ना, बहुत डेवलप हो सकते हैं। तो स्टेम सेल्स से उन डैमेज सेल को रिप्लेस कर दिया, मतलब जो सेल डैमेज हुआ होगा उसकी जगह स्टेम सेल लगा दो, और स्टेम सेल में क्वालिटी होती है कि वो उसी सेल की तरह डेवलप हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेग में हो सकता है, हैंड में हो सकता है, किसी पर्टिकुलर टिश्यू में हो सकता है, ऐसा नहीं है, पूरी बॉडी में किसी भी टाइप का टिश्यू डेवलप कर सकता है स्टेम सेल। तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ऐसे जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कुछ डिजीजेस क्योर हो रही हैं, है ना, वो आपके लिए साइंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे इस साल क्वेश्चन आया था 3 पेरेंट बेबी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेक्नोलॉजी पे आया था कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी कुछ चीज़ होती है, ऐसा नहीं कि डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, सेल में होता है ना। तो उस पर भी आया था 3 पेरेंट बेबी का कंसेप्ट है। तो ये सारे साइंस के कंसेप्ट हैं, आपको ध्यान से पढ़ने हैं। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि न्यूज़ में आया है कि एक फर्स्ट पर्सन, यूएस से फर्स्ट पर्सन, यू कैन इमेजिन, कि जिसको एचआईवी का क्योर मिला है बाय यूजिंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव नाटो रशिया डिस्प्यूट। नाटो रशिया डिस्प्यूट तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है, बहुत बार, और ये चल ही जा रहा है अभी भी, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नाटो क्या है, बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो यूएस ने बनाया था अपनी साइड अलाइन करने के लिए, कैपिटलिस्ट बनाने के लिए कंट्रीज को। जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो दोनों बायपोलर वर्ल्ड हो चुका था, यूएस अपनी साइड लेना चाह रहा था, रशिया यानी यूएसएसआर अपनी साइड, ठीक है। तो नाटो की एक पॉलिसी है कि ओपन डोर, कोई भी आ सकता है और बन सकता है मेंबर। लेकिन नाटो का एक आर्टिकल 5 है जो ये कहता है कि अगर नाटो की किसी मेंबर पे अटैक किया आपने, तो वो पूरे नाटो पे सारे मेंबर्स पे अटैक माना जाएगा, कलेक्टिवली हम रिस्पॉन्ड करेंगे। रशिया यूक्रेन का टसल चल रहा है, यूक्रेन रशिया को बॉर्डर करता है, ठीक है। यूक्रेन में रशिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है क्योंकि रशिया की जो सी पोर्ट्स हैं वो फ्रीज हो जाते हैं और सर्दियों में, और यूक्रेन में नहीं होते। तो उस सी पोर्ट को लेने के लिए यूक्रेन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है रशिया। वहां पर अपनी मिलिट्री जो हलचल है वो भी उन्होंने बढ़ा दी है, सोल्जर्स काफी वहां पर पहुंचा दिए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने हमने कल या परसों डिस्कस किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने यूक्रेन के हमारे जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं जो यूक्रेन में रह रहे हैं, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स, उनको एडवाइस दी है कि वो यूक्रेन तुरंत छोड़ के आ जाएं क्योंकि कभी भी टेंशन एस्केलेट हो सकती है। देयर कैन बी एनी
पॉइंट ऑफ टाइम जब भी वहां पर कुछ भी क्लैश हो सकते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में, और किसी भी लेवल तक वो टेंशन एस्केलेट हो सकती है ना, वॉर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि बेटर है कि आप पहले ही अपने देश में आ जाओ। सो बेसिकली चल क्या रहा है, अब यूक्रेन चाह रहा है नाटो का मेंबर बनना, रशिया कह रहा है नाटो को कि यूक्रेन को अपना मेंबर मत बनाओ, क्योंकि अगर वो बन गया तो रशिया का इंटरेस्ट, रशिया पे सब अटैक करेंगे तो रशिया कैसे यूक्रेन को कॉन्कर कर पाएगा। ओके, सो दिस इज द डिस्प्यूट गोइंग ऑन। ये हमने काफी बार अपनी पहले भी क्लासेस में बहुत बार डिस्कस किया है। आप प्रीवियस जो क्लासेस हैं वो देख सकते हैं द हिंदू की। एंड इसी साल के पेपर में आप देखोगे एक माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस पे एक क्वेश्चन था कि क्या उसको बाहर रिप्लेस कर सकते हैं, बाहर निकाल के फीमेल के वूम से, या अंदर ही कर सकते हैं, है ना। आईवी उसमें जो ये होता है अपना आईवीसी, ठीक है, इन आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसका भी रेफरेंस था। तो ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं जो ह्यूमन पे काफी साल से चली आ रही डिजीजेस के बर्डन को सॉल्व कर रही हैं, दीज आर न्यू सोल्यूशंस, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड दिस ईयर स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, इक्विटेबल एनर्जी एक्सेस पे आपको ध्यान देना है कि सिर्फ एनर्जी डेवलप ही नहीं करनी हमको, उसका एक्सेस भी इक्विटेबल बनाना है, उसकी एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए। ओके, चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं उसका क्या आंसर है। विद रेफरेंस टू इंडिया, ये जो चार नाम लिखे हुए हैं, डीडवाना, कुचामन, सरगोल एंड खाटू, आपने ये नाम तो सुने होंगे। आप अगर राजस्थान के हैं तो पक्का ही सुने होंगे, और राजस्थान के नहीं है तो अलग बात है। लेकिन डीडवाना सबने सुना होगा, डीडवाना नाम से राजस्थान का नाम लग रहा है आपको। अच्छा, अगर आपको नहीं पता लेकिन आपने नाम सुना है, आपको नहीं पता ये साइट्स कौन सी हैं, कॉमन सेंस से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। आपको सरगोल नहीं पता, आपको कुचामन नहीं पता, कोई बात नहीं। खाटू तो सबने नाम सुना है, खाटू श्याम जी भगवान की पूजा करने जाते हैं हम, है ना, वो भी राजस्थान में, आपको ये भी पता है। और डीडवाना भी बहुत फेमस है, नाम राजस्थानियों ने तो पक्का ही सुना होगा, ठीक है। तो ये जब दो नाम आपने सुन रखे हैं, और राजस्थान आपको पता है सेलेनिटी के लिए जाना जाता है, ठीक है, या तो डेजर्ट के लिए जाना जाता है, सेलाइन लेक्स के लिए, रिवर भी हमारी जो है वो सॉल्ट है, उसका नाम भी हमने उसी पर रखा है, लूनी रिवर। तो बेसिकली क्या ग्लेशियर हो सकता है, बहुत कॉमन सेंसिकल था। देखो कई बार कुछ क्वेश्चंस आपको एट अ ग्लांस बहुत डिफिकल्ट लगेंगे, देखने में ऐसा लगेगा कि ये क्या पूछ लिया, एकदम फैक्चुअल है, मुझे नहीं आता, छोड़ो, नहीं, 4 बार पढ़ो, थोड़ा सोचो, फिर इतना इजी लगेगा ये कैसे छोड़ सकते थे। आपको लगता है कि ये नाम से पता तो लग गया कि राजस्थान में है ये जगह, ठीक है, अब राजस्थान में ग्लेशियर हो सकता है, कैन यू इमेजिन। हाँ, तो ये तो क्लियरली रॉन्ग है, वेरी इजी, कॉमन सेंसिकल। मैनग्रोव हो सकता है राजस्थान में, पानी की इतनी कमी है राजस्थान में, मैनग्रोव बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। मैनग्रोव जनरली मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, इंडिया में तो डेजर्ट ज्यादा है, सॉरी राजस्थान में डेजर्ट ज्यादा है। रामसर साइट्स कौन सी हैं, वेटलैंड्स, ठीक है। बहुत कॉमन सेंसिकल है कि वेटलैंड्स राजस्थान में ज्यादा पाए जाएंगे या सेलाइन लेक ज्यादा पाई जाएंगी, सेलाइन लेक। इन चारों में से आपको क्या प्रोबेबल लग रहा है, राजस्थान आते ही ये लगेगा बिल्कुल सेलाइन, क्योंकि नमक के लिए तो जाना ही जाता है राजस्थान, गुजरात, है ना, तो ऑब्वियसली नहीं भी पता तो आंसर वुड बी डी फॉर 100%, ठीक है। तो ऐसे कॉमन सेंस से आप कर सकते हो, पता होना जरूरी नहीं है सारे आंसर्स। आई होप आपको समझ आया होगा आज का डिस्कशन, एंड इफ यू आर लाइकिंग इट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।